स्वागत है। चलिए आपको सीधे चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सोच रही है उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। शहीदों के रक्त और सेना के शौर्य पर राजनीति करने का महापाप जो कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं ने किया है, उसे देश और देवभूमि की जनता कभी नहीं भूल सकती है। लेकिन भाइयों बहनों, समय का चक्र है, ये समय बदल चुका है। आज देश काफी आगे निकल चुका है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय सेना का जो आत्मविश्वास बढ़ा है, भारतीय सेना का जो मनोबल बढ़ा है, भारतीय सेना का नया रूप आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरा विश्व देख रहा है कि आज भारत की सेना या हमारा देश किसी आतंकवादी हमले के बाद केवल कड़ी निंदा शब्दों में करके चुप नहीं बैठता है, इतने भर से शांति नहीं करता है, बल्कि आज भारत अपनी संप्रभुता पर चोट करने वालों को उनके ठिकानों पर जाकर, उनके घर में घुसकर उन आतंकवादियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम करता है। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, ये इस बात के स्पष्ट प्रमाण है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना को न केवल नैतिक बल ही नहीं मिला है, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत बने हुए चाहे ब्रह्मोस मिसाइलें हों, आकाश मिसाइलें हों, अभी प्रधानमंत्री जी युद्धपोत की बात यहां पर कर रहे थे, ऐसे उन्नत और घातक हथियारों से पूरी तरह से भारत की सेना को लैस किया जा रहा है। और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो काम दशकों से अटका हुआ था, भारत की आजादी के बाद जो हमारे सीमांत क्षेत्र थे, उन सीमांत क्षेत्रों का विकास न करने के लिए, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाने के लिए तमाम प्रकार की कहानियां गढ़ दी गई कि अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहां पुल बनेंगे, सड़क बनेंगे या अन्य विकास के काम होंगे, तो उन सड़कों से, उन पुलों से, उन इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाकर दुश्मन हमारे देश के अंदर घुस जाएगा। भाइयों बहनों, 60 साल 70 साल ऐसे ही बिता दिए गए। निर्माण के नाम पर 0/0, 0/0। लेकिन 2014 के बाद इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र हो, या हमारे ही उत्तराखंड में चाहे वो नेलोंग घाटी हो, जादौंग घाटी हो, मलारी का क्षेत्र हो, नीति का क्षेत्र हो, माणा का क्षेत्र हो, या भारत का जिसको पहले अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पहले क्षेत्र की संज्ञा दी है। और ये हमारे ही राज्य के माणा, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, वहीं से उन्होंने इस बात का उद्घोष किया कि अब ये माणा और माणा जैसे जितने भी गांव भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वो भारत के पहले गांव होंगे और उनका विकास भारत की शीर्ष प्राथमिकताओं में होगा। उसके आधार पर उसका निर्माण किया जाएगा, वहां का विकास किया जाएगा। चाहे वो आज नाभी क्षेत्र हो, आदि कैलाश क्षेत्र हो, चाहे लिपू लेक तक बनने वाली नई सड़क हो, या गुंजी का क्षेत्र हो, दारमा वैली हो, ब्यास वैली हो या चौदास वैली हो, ऐसे सभी स्थानों का आज तेज गति से विकास किया जा रहा है। आज वहां तक बिजली पहुंचाई जा रही है, सड़क पहुंचाए जा रहे हैं, पुल पहुंचाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम देख रहे हैं इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में काम हो रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि जिससे हमारे जवानों की मारक क्षमता और हमारे देश की सुरक्षा को कई गुना मजबूत करने का काम हुआ है। इतना ही नहीं, सैनिकों को लंबे समय से जो उनकी मांग थी, 4 दशक से भी अधिक समय तक की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा करके लाखों लाख सैनिक परिवारों को सम्मान देने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। चाहे वो आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण हो,
चाहे सेना के बजट में बढ़ोतरी करना हो, अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी करना हो, या फिर सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, जो लोग आज 30 डिग्री 40 डिग्री तापमान पर हमारे सैनिक जो देश की सीमाओं पर, देश की सरहद पर, देश की रक्षा के लिए तैनात है, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे। आप सब जानते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आए। लंबे समय तक ये रुका हुआ था, अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे हथियार नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे। भाइयों बहनों, ये मांग भी सेना की देश की आजादी के बाद से लगातार रही है, क्योंकि भारत की सेना ने देश की आजादी के बाद कई बार संघर्ष किया है, कई बार युद्धों में गया है, युद्धों में गई है भारत की सेना। चाहे 1947-48 में कब्बालियों के देश में पाकिस्तानी सेना को डटकर मुकाबला करना, उनको वापस लौटाना हो, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, या ऑपरेशन सियाचिन पर चलने वाला मेघदूत हो, या भारत की शांति सेना का श्रीलंका में जाना हो। मैं सेना से जुड़ा रहा हूं, एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैंने इन सारे ऑपरेशनों को नजदीक से उनको जानने का मुझे अवसर मिला है, सुनने का अवसर मिला है अपने पूज्य पिताजी से। वो मुझे बताते थे, भारत की सेना यहां जा रही है, अब हम ये काम कर रहे हैं, हमारा देश अब इस तरह से आगे बढ़ रहा है, सेना के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, आज सियाचिन में ये ऑपरेशन चला है। जितने ऑपरेशन हुए उन सब में भारत की सेना ने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया भाइयों बहनों। लेकिन उसके बाद भी सेना की जो आपूर्ति होनी चाहिए थी, सेना को जो सामान मिलना चाहिए था, उपकरण मिलने चाहिए थे, अच्छे खाने का प्रबंध होना चाहिए था, उसको हमेशा अभाव में रखने का काम इनके लंबे शासनकाल ने किया है, जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों से भी ज्यादा, 6 दशक से भी ज्यादा समय तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया है। आज सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए हर ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। आज भारत सरकार हर कदम पर सैनिकों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी चट्टान की तरह खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच के अनुरूप हमारी सरकार भी वीर जवानों, पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने अमर बलिदानियों के आश्रितों को जीने वाली अनुग्रह राशि, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि हम लोग, हमारे गढ़वाल राइफल्स के 5 वीर जवान शहीद हो गए थे, और उस दिन उधम सिंह नगर में बड़ी भयंकर तबाही मची हुई थी, बाढ़ आई हुई थी। और जैसे ही हमको मालूम चला कि उनके पार्थिव शरीर आज यहां पहुंचने वाले हैं, जब हम यहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब मैंने गणेश जोशी जी से पूछा था कि ये राशि जो दी जाती है, मुझे लगता है कि ये राशि बहुत कम है, क्योंकि हमारा राज्य वीर सैनिकों का राज्य है, जहां के 17% से भी ज्यादा देश की सेना को आपूर्ति करने का काम उत्तराखंड राज्य करता है। तो यहां सैनिकों का मनोबल भी सबसे ऊंचा होना चाहिए, जहां से पूरी सेना को सबसे ज्यादा जवान अनुपात में पूरे देश में सबसे अधिक सैनिक हमारे राज्य से जाते हैं। तो हमने 1 मिनट भी नहीं सोचा भाइयों बहनों, उसी दिन मन में विचार आया कि अब हम इसकी घोषणा ही नहीं करेंगे, इसको हम लागू करेंगे, और तत्काल हमने इसका शासनादेश निकाला। अब ये अनुग्रह राशि बढ़कर 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए हो गई है। वहीं अभी परमवीर चक्र से अलंकृत वीरों की अनुग्रह राशि को भी हमने 1.5 करोड़ रुपए किया था। लेकिन आज गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि ये राशि बढ़नी चाहिए। तो मैं घोषणा करता हूं कि परमवीर चक्र विजेताओं की ये राशि अब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए होगी, सैनिकों के सम्मान में। साथ ही हम परमवीर चक्र, मेंशन इन डिस्पैच तक के सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली एक मुश्त और वार्षिक की जो सहायता राशि है, इनको हमने बढ़ाया है। हमारी सरकार ने प्रत्येक शहीद होने वाले, अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी फैसला लिया है, और इसके तहत
जो समय सीमा मात्र 2 वर्ष की होती थी, और 2 वर्ष में उनको बहुत बार अपने आवेदन करने में वो समय काफी कम पड़ जाता था। सैनिक की शहादत के बाद परिवार को संभलने में समय लगता था। भाइयों बहनों, इसको देखते हुए हमने इस समय सीमा भी बढ़ाने का फैसला लिया। जो 2 वर्ष का समय था उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है कि 5 वर्ष तक वो कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शहीद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता हो, नौकरी से पूर्व निःशुल्क रूप से उनका प्रशिक्षण हो, तथा हमारे शूरवीर और पूर्व सैनिकों को राज्य की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा का भी हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट का प्रावधान भी किया है। भाइयों बहनों, मुझे चले खबरों में आगे बढ़ते हैं।